हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर में। और आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 9th की बायो, और जिसका लेक्चर नंबर आज हम करने वाले हैं 7 और 7th चैप्टर का। चलिए, तो क्या करने वाले हैं आज हम? तो आज हम दो जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो जगत के जो हमने सब फाइलम या जिसको आप कहते हैं डिवीजन, वो पढ़ने वाले हैं। एक हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, इससे पहले हम थैलोफाइटा को ख़त्म कर चुके हैं, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि 5 थे, उनमें से आज दूसरा और तीसरे वाले का नंबर है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। जो ब्रायोफाइटा हैं इनको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे उभयचर क्या होता है? तो उभयचर ऐसे जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा तो एनिमल्स नहीं है, ब्रायोफाइटा तो पादप है, इसीलिए इनको पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। किसका? पादप जगत का। ये बात लिखना जरूरी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो, नॉर्मल तो ये थल में ही रहते हैं, लेकिन जब इन्हें बच्चे देने होते हैं, बच्चे इन द सेंस पादप हैं, तो भाई नया पौधा जब इन्हें उगाना होता है, बीज तो इनमें बनते नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखें। जब इन्हें अपना जनन करना होता है, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करनी होती है, तो उस संख्या में वृद्धि करने के लिए इनको जल की जरूरत होती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, वही मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है वो 11th में फिर से है और डिटेल में है, तो वहाँ आप समझेंगे। तो इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन मैंने आपको बताया। यह पादप तना तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। जैसी संरचना बोला है यहाँ पे, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि हमने ये नहीं कहा कि इनमें पादप और इन पादपों में तना और पत्ती होती है या पादप जैसा प्लांट जैसा कोई स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि यह पादप तना और पत्ती जैसी संरचनाओं में, लाइक आपको लगेगा कि ये जो है पत्ती है या ये जो है तना है या जो ये है फूल है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। जैसे इसको देखो, आपको लग रहा होगा कि ये फूल होगा इसका, ये जो है वो इसकी पत्तियां होंगी, और ये नीचे जो है ये इसकी जड़ें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों? आपको कैसे पता? ये दिख तो रही है जड़ जैसी। क्योंकि जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, जब आप बायो लेंगे, आप पत्ती और जड़ के अंदर की संरचनाएं पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी भी है कि स्तंभ जो है, यानी कि तना है, उसमें कौन कौन सी टाइप की कोशिकाएं होती हैं। तना पर्व व पर्व संधियों में बटा होता है। क्या होती है पर्व संधियां? बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, कि यहाँ पे जो होता है तने पे छोटी छोटी जगहों पे गैप्स होते हैं, इनको बोलते हैं पर्व संधि, और बीच वाले को बोलते हैं पर्व। तो ये तने की खासियत होती है। इसी तरह जड़ का जब हम अंदर का हिस्सा देखते हैं काट के उसको माइक्रोस्कोप में, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, रोम, ऐसी चीजें मिलती है। लेकिन इनको जब हमने काट काट के देखा, इसकी पत्ती को, इसके जड़ को, इसके तने को, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ना तो इनमें पर्व व पर्व संधियां हैं, ना इनकी जड़ों में वैसी कोशिकाएं हैं जो नॉर्मली हमारे आसपास जो प्लांट है उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो हम इनको क्या कह देते हैं कि ये दिखते जड़ जैसे हैं, दिखते पत्ती जैसे हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये जैसी संरचना है, मतलब हमें आभास कराती है। और इसीलिए इनकी जड़ों को हम मूल नहीं कहते, मूल का मतलब जड़, लेकिन इनको हम मूल नहीं कह के क्या कह देते हैं? मूलाभ कह देते हैं। मूल का आभास कराने वाली, मूलाभ। ठीक है, आभास, मूलाभ, जिसको राइजोइड भी कहते हैं। ठीक, ऐसे ही पत्ती को पत्ती नहीं कहते, क्या कह देते हैं? लीफ लाइक, यानी कि पत्ती जैसी संरचना, या पर्णक कह देते हैं। ऐसे ही तने को भी स्तंभ नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है? इसके जो है ये पार्ट्स हैं जो आपको पौधे जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये पौधे जैसे है नहीं। फिर तने को क्या कहते हैं? आप बोलोगे मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस बोल देते हैं बस। ठीक है, और ये जो आपको फूल जैसा लग रहा है, ये कतई भी फूल नहीं है,
ठीक है, ये क्या है ये आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके 9th क्लास के हिसाब से नहीं है, कैप्सूल है ये इसका, ठीक है, बता देती हूँ फिर भी। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। एक और खासियत, क्यों इनको पादपों से थोड़ा सा अलग रखा है, मेन प्लांट से अलग रखा है, कि जब हमने वही आपने जाइलम फ्लोएम वाला चैप्टर पढ़ा है इससे पहले वाला, कि पादपों में जल का संवहन करने के लिए जाइलम होते हैं, ठीक है, जाइलम, और पत्ती पानी का जल और पानी का संवहन करने के लिए जाइलम होते हैं, और फूड का यानी कि खाने का संवहन करने के लिए फ्लोएम होता है। लेकिन इनके पास ना तो जल संवहन करने के लिए जाइलम है, ना जो है खाने को संवहन करने के लिए फ्लोएम है। तो आप बोलेंगे क्या है इनमें, तो इनमें बस छोटी छोटी नलियाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती है, दूसरे टाइप के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, और जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं इसकी संरचना हम देख चुके हैं, वैसा कुछ भी इनमें नहीं है, इनमें संवहन ऊतक है ही नहीं, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं है, ये एक और खासियत है इनकी, इसलिए इनको नॉर्मल प्लांट से अलग रखा है। हमने ये 5 भाग क्यों बांटे हैं पादपों के, क्योंकि हमारे आसपास जो प्लांट हम देखते हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन है ये प्लांट क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इनमें हैं जो हमें प्लांट जैसा दिखाती है ना, इसीलिए प्लांट में रखते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर हमने 5 ग्रुप बना दिए। और मॉस और मोर्केंशिया, जिसको फ्यूनेरिया भी, मॉस एक्चुअली क्या है, मॉस ब्रायोफाइटा का ही एक सब फाइलम होता है वैसे तो, उसके अंतर्गत आता है फ्यूनेरिया, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, आपको याद हो जाए तो। और ये जो है ये भी क्या है, फ्यूनेरिया का ही है। मैं आपको मार्केंशिया दिखाऊंगी अभी, मार्केंशिया कैसा दिखता है, ये देखो, ये मार्केंशिया है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके, ठीक है। मार्केंशिया ऐसा दिखता है, ऐसा हार्ट शेप होता है, और ये पूरा एक पौधा ही है, लेकिन आपको कहीं से भी लग नहीं रहा होगा कि ये पूरा पौधा है। ये इसकी जड़े लाइक संरचना जिसको हम मूलाद कह रहे हैं, ये इसके जो है मेन बॉडी है, और ऊपर की तरफ इसका जो है मेल फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। इसको पूदानीदर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपको वो नहीं देखना है, बस आप एक बार आपको दिखाना है कि कैसा दिखता है। और ये रियलिटी में है, ये तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ज़मीन पे अगर आप देखेंगे तो आपके पैर के नीचे भी आ जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये हमने डायग्राम या फोटो देखते तो हमें लगता है कोई बड़ा सा कोई चीज़ होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है। इसमें कम से कम 50-60 माइक्रो मार्केंशिया जो है वो छुपे हुए हैं, छोटे छोटे, ज़मीन पे ऐसे घास की तरह लगे होते हैं, ये दिख ही रहे हैं आपको, फैले हुए से ऐसे, है ना। और ये क्या है, ये इनके गेमा कप होते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना गेमा कप, क्या होता है गेमा कप, कुछ नहीं, इनके यही गेमा कप जब टूट के अलग गिर जाता है तो इससे नया मार्केंशिया बन जाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इनके छोटे बेबीज हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। पढ़ोगे आप 11th में अच्छी सारी स्टोरीज इनकी। चलिए अब देखते हैं हम विशिष्ट लक्षण, यानी कि इनके साइलेंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है इनके। तो सबसे पहला, ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में निम्न विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। वो वाले तो नॉर्मल थे, अब विशिष्ट वाले बता रहे हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मुख्यतः स्थलीय होते हैं, नम भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे मॉइस्चर होता है, गीलाहट रहती है हमेशा, ठीक है, नम चट्टानों, नम दीवारों, छायादार स्थानों जहाँ पे छाया वगैरह हो, ज़्यादा धूप नहीं आती हो, जिसको हम डैम्प प्लेसेस भी कहते हैं, पर मिलते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा जल में भी पाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि इनको जल वैसे भी ज़रूरी है, भले ही ये स्थल पे रह रहे हो, लेकिन जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनको एक बार जल में आना ही पड़ता है। क्यों? संख्या बढ़ाने के लिए, जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। और कुछ ब्रायोफाइट वैसे भी जल में मिल सकते हैं, 1-2 स्पीशीज इनकी मिल सकती है। निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट में पादप शरीर थैलस के समान होता है। थैलस जैसा कि हमने शैवालों के अंदर देखा था, थैले जैसा कुछ भी नहीं, कुछ में तो आपको फिर भी पत्तियों जैसा दिखेगा, लेकिन अभी मैंने जो मार्केंशिया बताया आपको, वहां पे तो आपको सिर्फ ऐसा थैले जैसा दिख रहा है। वो पूदानीधर तो फिर भी जब उगेगा तब दिखेगा, उससे पहले तो आपको ऐसा ही पड़ा हुआ दिख रहा है, जो फोटो में भी दिख रहा था। तो थैले के समान होते हैं, यानी थैलस होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ऐसा कुछ इनमें स्पेशली दिखाई नहीं देता है निम्न श्रेणी के, मतलब कुछ ब्रायोफाइट्स में।
उच्च श्रेणी के, मतलब जो थोड़े से एडवांस है, जो टेरिडोफाइटा की तरफ जा रहे हैं, उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट में तने, पत्ती सदस्य रचनाएं मिलती है। जैसा कि पिछले फोटोग्राफ में हमने देखा था, उसमें आपको लग रहा था कि ये तना है, ये पत्ती है, ये जड़ है। तो ऐसे भी हमें कुछ ब्रायोफाइट मिलते हैं, जैसे फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया कैसा दिखता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट बोर्ड पे बताया था। ये तो मार्केंशिया है। ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, यानी कि वही हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें क्या होगा, हरित लवक होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। आलसी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अपना खाना खुद, और इसी वजह से हमने इनको प्लांट पे रखा है, क्योंकि सारे स्वपोषियों को हमने प्लांट में डाल रखा है। चाहे वो आपका जो था शैवाल ही क्यों ना था, जो कहीं से भी शैवाल जैसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कि कहीं से भी पौधे जैसा नहीं दिखता, लेकिन उनमें क्या है, उनमें हरित लवक है। तो उन्हें हमें कहाँ डालना पड़ रहा है, पादपों में डालना पड़ रहा है। दूसरा जनन पे भी डिपेंड करता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जनन वनन के कैसे करते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ते। बहुत और भी रीजन है इनको प्लांट पे रखने के। दूसरे नंबर पे जो है टेरिडोफाइटा आते हैं। टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम स्थलीय सहवनी उत्तक युक्त पौधों का समूह है। ये बात आप नोट कर ले, इसको हाईलाइट कर ले, स्टार लगा ले, जितने स्टार लगा सकते हो पावर देकर लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हमने कहा कि ब्रायोफाइटा जो थे वो जल और स्थल दोनों में रह रहे थे। ठीक है, हमने उनको उभयचर कहा, मेंढकों की तरह, जो कभी तो जल में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रथम स्थलीय है, मतलब ये टोटली कहाँ पे रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं। अब इस कहानी की शुरुआत होती है शैवालों से, जो हमने थैलोफाइटा पढ़े थे ब्रायोफाइटा के पहले। शैवाल यानी कि थैलोफाइटा पूरे के पूरे कहाँ पे रह रहे थे, जल में रह रहे थे। एक दो स्पीशीज उसके स्थल में रहती है, लेकिन वो नगण्य है, उसको हम मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। क्योंकि अगर 100 में से 99 जातियां अगर आपको स्थल पे मिल रही है तो फिर स्थलीय कहलाएंगे। 100 में से आपको 99 जल में मिल रही है, एक यदा कदा कहीं स्थल में मिल गई तो फिर आपको जल ही कहना पड़ेगा उनको, एक दो तो एक्सेप्शन मिलेंगे ही। ठीक है, तो शैवाल टोटली हमें जल में मिल रहे थे, खारे पानी में, मीठे पानी में, तालाबों में, ये सब पूरे जलीय थे। फिर उसके बाद आए ब्रायोफाइटा, विकास हुआ, थोड़े से एडवांस हमारे पास ब्रायोफाइटा है। अब ये एडवांस क्या है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि विकास हुआ है। ठीक है, हमारा जो जीवन है वो निरंतर विकसित होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम जो है वो पहले बंदर रहे होंगे, बंदर से हमारा विकास हुआ है, ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन में सीरियल वाइज पढ़ते हैं। पहले शैवाल आए, शैवाल में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज हुआ जिससे ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा में कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ उससे टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा में फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ फिर जिम्नोस्पर्म बने। अब आप बोलेंगे मैम इससे बाहर मत जाना वरना स्क्रीन के बाहर चले जाओगे, है ना। तो फिर जिम्नोस्पर्म से, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से फिर बने एंजियोस्पर्म। तो आप अपने आसपास ये जितने भी प्लांट्स देखते हो ना, ये सब एंजियोस्पर्म है, सबसे एडवांस पादप आप देखते हो। इनको तो आप कहाँ देख पाते होंगे, कभी देखा मार्केंशिया? एल्गी तो आपने देखी है, मैंने आपको बताया था, दीवारों वीवारों पे मिल जाएगी, नदी में काई जो जमती है वो एल्गी होती है। लेकिन ये फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, मॉजेस, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि ये लोअर है और शैवाल तो जल में ही रहते हैं। ठीक है, तो वो जलीय थे। फिर ब्रायोफाइटा थोड़े से एडवांस हुए, वो कहाँ पे आ गए, वो दोनों जगह पे रहने लग गए, तो वो एम्फीबियन टाइप के बन गए। फिर कौन आए, सबसे पहले धरती पे रहने वाले पादप जो बने वो कौन बने, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऐसे ही हम में एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, तब अभी पढ़ोगे आप एनिमल का क्लासिफिकेशन, तब हम में भी क्या होता है, पहले जो हम जितने भी जीव थे, एनिमल जो थे, प्राणी जो थे, वो कहाँ रहते थे, जल में रहते थे। फिर वो धीरे धीरे आधा आधा रहने लग गए, तो जैसे मेंढक मैंने कहा, और फिर टोटली जमीन पर रहने वाले बने, जिसको हम रेप्टाइल्स यानी सरीसृप कहते हैं। आगे आएंगे वो इसी चैप्टर में। ठीक है, सर्प जो होते हैं, सांप, वो कहते हैं कि वो पहले धरती पर रहने वाले जानवर थे। तो ऐसे ही पादपों में जो पहली बार धरती पर रहे, जो स्थल पर रहने के आदी हुए, जिनको आदत हो गई स्थल पर रहने की, पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम स्थलीय लैंड पर रहने वाले, जो
बने वो कौन बने? टेरिडोफाइटा बने, क्योंकि ब्रायोफाइटा दोनों जगह रह रहे थे। ये टोटली कहाँ पे रह रहे हैं? लैंड पे रह रहे हैं, स्थल पे रह रहे हैं। दूसरी एक और खासियत जो इनको ब्रायोफाइटा से अलग करती है कि हमने कहा कि ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम ऐसी कोई संरचना नहीं होती, उनमें कोई वस्कुलर बंडल या वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इनके पास क्या है? इनके पास वस्कुलर सिस्टम है। इनके पास क्या है? वस्कुलर सिस्टम है। तो ये फिर ब्रायोफाइटा से थोड़े से अलग हो गए। इनके पास जाइलम और फ्लोएम है, हालांकि इतना एडवांस नहीं है लेकिन है। ठीक है, इन्हें टेरिडोफाइट कहते हैं। इन्हें वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। वानस्पतिक का मतलब बॉटनिकल, मतलब प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि जंतुओं वाले सर्प तो वो हैं, सांप जिसे हम कहते हैं। ये कौन से हैं? ये पादपों के सर्प हैं। क्यों कह रहे हैं इनको पादपों के सर्प? क्योंकि वही मैंने रीजन बताया, ये ब्रायोफाइटा के बाद पहले ऐसे जीव थे जो धरती पर रह रहे थे। ठीक है, प्लांट थे। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित या विभाजित होता है। मतलब इनके पास प्रॉपरली जड़ भी है, इनके पास तना भी है, इनके पास पत्ती भी है, फूल नहीं है। ठीक है, फूल पे ना जाए, फूल इनके पास नहीं है, वरना फिर ये हमारे आसपास जो उग रहे हैं एंजियोस्पर्म वैसे हो जाएंगे। इनके पास फूल नहीं है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक, जिसको हम बोल रहे हैं वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, वो पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है इनका? मार्सिलिया, ये मार्केंशिया अलग है और मार्सिलिया अलग है। वो मार्केंशिया था, ये मार्सिलिया है। फर्न हॉर्सटेल, हॉर्सटेल का वैसे साइंटिफिक नेम इक्विसिटम है, अगर आप कहीं पढ़े। इसको हॉर्सटेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो ऊपर वाला ऐसे हिस्सा है ना, ये ऐसे ऐसे इस पे लगे होते हैं। अब ये वैज्ञानिकों को लगा कि ये घोड़े की पूंछ जैसा दिख रहा है, उल्टी घोड़े की पूंछ, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? हॉर्सटेल नाम दे दिया। ठीक है, ऐसा होता है। इसका नाम इक्विसिटम होता है वैसे तो, पर नॉर्मल इसको हॉर्सटेल कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे हमारे आसपास मैंने कहा सबसे एडवांस वाले एंजियोस्पर्म में हर पौधे में क्या बनते हैं? मैक्सिमम में बीज बनते हैं। इनमें बीज नहीं बन रहे। और क्या नहीं बन रहे? इनमें पुष्प भी नहीं है, मतलब फूल भी नहीं है। ये बात भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। अतः इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोगेम्स किसको कहते हैं? अब सिर्फ टेरिडोफाइटा नहीं आएंगे क्रिप्टोगेम्स में, क्योंकि फूल ब्रायोफाइटा में भी नहीं बन रहे, टेरिडोफाइटा में भी नहीं बन रहे और शैवालों में भी नहीं बन रहे। तो क्रिप्टोगेम्स में आपके तीनों संघ आते हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन से? थैलोफाइटा। हालांकि थैलोफाइटा का हमने जब आपको क्लासिफिकेशन समझाया था तो थैलोफाइटा को अलग ही कर रखा है हमने। तो आप चाहें तो थैलोफाइटा हम ना बोल के इन दोनों को भी बोल सकते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा को अलग ही ग्रुप में ले लिया हमने, है ना। जब आपको चार्ट बना के समझाया था तब समझाया था। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये दो तो है ही, लेकिन थैलोफाइटा में भी फूल नहीं बनते। आप चाहो तो लिख लो, ऐसा गलत नहीं है वो चीज, क्योंकि कई बुक्स में आपको मिलेगा तीनों लिखा हुआ। देख ही लो कि ये तीनों कौन से हैं? क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, क्योंकि इनमें ना तो फूल बनता है न ही बीज बनता है। अब आप बोलेंगे जब बीज भी नहीं बनता, फूल भी नहीं बनता, तो बच्चे के मतलब संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? नया पादप कैसे उगता है? यही तो कहानी है। ठीक है, और यही कहानी आपको 11th में पढ़नी है कि कैसे बनता है। अभी बताया था ना, गेमा कप बनते हैं इसमें, जेमा कप जिसको बोलते हैं, वो कप जैसी संरचना बनाई थी, बस उसी से वो अलग होके नीचे गिर जाता है, नया मार्केंशिया बन जाता है। ऐसे ही अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं इनकी, जिनसे ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये पुष्पहीन होते हैं, पौधे हैं, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, जो बात हम कर चुके हैं। प्रायः छोटे आकार के टेरिडोफाइट, जिनका आकार बहुत छोटा होता है, पौधे में विविधताएं मिलती है, मतलब वैरायटी मिलती है, अलग अलग प्रकार के हमें टेरिडोफाइट मिलेंगे। कुछ पौधे वार्षिक शाख होते हैं, एनुअल होते हैं, मतलब साल में एक ही बार उगते हैं जब उनका सीजन आता है।
तब उगते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं, फिर अगला सीजन आएगा तब उगेंगे। तो कहीं अगर ये उग रहे हैं ज़मीन पे, तो भाई जैसे कि मान लो इनका सीजन बारिश है, बारिश में मैक्सिममली बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो हरा भरा क्यों हो जाता है बारिश का मौसम, क्योंकि प्लांट का सीजन आ जाता है। तो ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ बारिश में उगती है वो बारिश में उग के पूरे पहाड़ वहाड़ सबको कवर कर लेती है, जहाँ पे कुछ नहीं उगता वहाँ पे भी उग जाता है, क्योंकि उनका सीजन आ जाता है। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो वार्षिक होते हैं, इनका सीजन आएगा तब उगेंगे, वरना फिर बंजर जमीन की तरह पड़े रहेंगे, वहीं के वहीं होते हैं, हमें दिखते नहीं। उदाहरण के लिए है सिलेजिनेला और एजोला, दो नाम आप याद रखेंगे। और ये जो फोटो मैंने आपको बताया है ये सिलेजिनेला का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। ये सिलेजिनेला का पौधा है और ये पहाड़ों पे उगता है, इसकी जलीय जातियाँ भी हैं और पहाड़ों पे भी उगता है, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साइंटिफिकली इसको प्रूव किया हुआ है कि इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं अंदर, मेडिसिनल प्लांट है ये। इसमें ऐसे ऐसे मेडिसिन्स या केमिकल है जो बहुत सारी बीमारियां, जैसे बेहोश हो जाता है आदमी, मूर्छित हो जाता है, तो उसको होश लाने के लिए, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली नहीं आता, 8th क्लास में आपने पढ़ा है ना कि किशोरावस्था में गर्ल्स जो होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल यानी मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रॉपरली नहीं होता, तो सिलेजिनेला को एज अ मेडिसिन मिलाया जाता है ना। मधुमेह, डायबिटीज़ में भी मिलाया जाता है, बहुत सारी हार्ट के डिजीज़ में भी इसको काम में, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, अभी तक पूरी प्रॉपर्टीज़ तो खोजी भी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कहा जाता है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि बेहोश हुए आदमी को होश में लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना, मूर्छित आदमी को। तो जो हनुमान जी थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी पहाड़ से एक जड़ी बूटी लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जड़ी बूटी थी जो हनुमान जी लेकर आए थे वो सिलेजिनेला ही थी, क्योंकि ये यही क्या कर रही है, मूर्छित आदमी को होश में ला रही है, ऐसा कहते हैं। भाई है तो है इसमें प्रॉपर्टी, और देखो इसमें जो है कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कुछ तो मैंने बताई, कुछ और भी हैं और कुछ का अभी पता भी नहीं चला है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिलेजिनेला को संजीवनी बूटी कहा जाता है। ये बात सही है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आप इसको संजीवनी बूटी कह सकते हो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अभी तक पता है, इतनी सारी औषधियां हैं इसके अंतर्गत। और फिर हम उसको हमारे आध्यात्म से रिलेट कर लेते हैं कि हनुमान जी जो है वो इसी को लेके आए हैं, और जो संजीवनी बूटी की बात करते हैं वो यही रही होगी। ठीक है, किसी ने पी है, पता नहीं, हम गए थे यूपी की तरफ, यूपी में एक चित्रकूट करके जगह है, वहाँ पे गुफा है एक, और उस गुफा पे पहाड़, ऊपर पहाड़ है, नीचे केव है, और वहाँ पे पानी गिरता रहता है, तालाब भी बना हुआ है पास में। ऐसा कहा जाता है कि सीता राम जो थे, लक्ष्मण हनुमान जी यहाँ पे आए हुए थे, और सीता माता ने यहाँ पे वरदान दिया है कि वो जो पहाड़ों से पानी टपक रहा है ना, उस पानी में कुछ टेस्ट है, मैंने खुद ने उसको टेस्ट किया है, स्पेशल कोई दवाई सा टेस्ट आता है उसमें, और वहाँ पे ये सिलेजिनेला लगी हुई है, और उसकी वजह से वहाँ के पानी का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। लोग लेकर आते हैं बॉटल में भरकर, ताकि वो कोई बीमार हो घर में तो उसको पिलाया जा सके। तो मैंने देखा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाकर। ठीक है, तो यही 2 छोटे छोटे टॉपिक्स थे। देखो मैं फिर से आपसे बात बोलूँगी, आप क्लास 9th में है और ये सेम चैप्टर 11th में भी है, तो अगर आप कोई गाइड खोलेंगे तो आपको वो 11th का डाल रखा है, उसमें आपको सिर्फ 9th के लेवल में पढ़ना है। अगर आपके पास NCERT बुक है, आप देखोगे, ये तो मैंने फिर भी थोड़ा पॉइंट बना के इनको अच्छे से आपको 2-4 पॉइंट बढ़ा दी हैं। बुक में तो 4-4, 5-5 लाइन दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके NCERT के सिलेबस से ही रिलेटेड है और उतना ही आपके लिए काफ़ी है, 11th के लेवल पर न जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आगे के जो हमारे विभाग हैं, प्रभाग हैं टेरिडोफाइटा के बाद, उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे।